Students, today we are taking the atomic spectra. So when normal light is taken, see, जब भी कोई भी एलिमेंट उसको हम एक्साइटेड करते हैं, कैसे? बाय हीटिंग, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. So the atoms of the element emit the electromagnetic radiation. बल्ब में से लाइट इसी मेथड से हमें मिलती है कि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो हीट होता है और फिर उसमें से लाइट मिलती है हमें. ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें ऐसे मिलते हैं. अब अगर वो लाइट को अगर हमने एक स्लीट में से पास किया, यहाँ पे ये एक स्लीट है, जैसे हमने इसमें से पास किया तो वो लाइट एज अ बीम निकलेगी इधर से. फिर उसको हमने प्रिज्म में से पास किया तो जिससे क्या होगा, वो पहले तो थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे. और हमें पता है कि लाइट जो यहाँ पे डिस्पर्स हुई तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट गिव्स विबग्योर, मतलब वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange and finally red. So these colors are obtained on photographic plate without any gap between each color. मतलब कोई भी गैप नहीं मिलेगा और सामने हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें डिफरेंट लाइट मिलती है. ओके, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. सो स्टूडेंट्स, लॉजिक यहाँ पे ये है कि अगर ये रेडिएशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हुए, मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम. अगेन उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम. और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट होता है. सो इट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक लैंप लिया, लैंप के लाइट को हमने एक स्लीट में से पास किया, फिर हमने वेपर्स और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लिया और फिर वो प्रिज्म में से पास किया. तो जिससे क्या होगा, वो डिवाइड हो गया, देखो डिस्पर्स हो गया. और यहाँ में हमने फोटोग्राफिक प्लेट ली थी तो यहाँ पे डार्क लाइन कुछ मिलती है, कुछ ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, कुछ ब्लैक पार्ट मिलता है. ओके, सो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पे ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है तो वो आइडेंटिफाई करने में यूज होता है कि कौन सा एलिमेंट है. और वन टाइप ऑफ, इसको हम बोलेंगे फिंगरप्रिंट ऑफ एटम. तो रॉबर्ट बंसन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम लाइन स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई किया था. वो एलिमेंट्स कौन से टाइप के हैं, मतलब जो भी वेपर्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे हमने सोडियम वेपर फिलअप की या डिफरेंट वेपर्स फिलअप की तो हमें डिफरेंट रेडिएशंस मिलते हैं. और फिर ये जो बैंड मिलते हैं, ये जो लाइंस मिलती हैं, वो हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट मिलती हैं. तो जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा तो वो कौन सा होगा. तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ऐसे में डिफरेंट लाइंस मिलती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में थोड़ा डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिलअप किया एट लो प्रेशर. फिर उसमें से जो लाइट मिलती है हमें स्टूडेंट्स, तो वो लाइट मिलती है हमें मैजेंटा कलर की. यहाँ पे लाइट मैजेंटा कलर की हमें लाइट मिलती है. फिर उसी लाइट को हमने स्लिट में से पास किया. और स्टूडेंट्स, ये जो है पूरा वो एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ये पूरा होता है, जिससे दूसरी लाइट उसके अंदर पास नहीं हो पाएगी उसमें से. ओके, तो इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ और इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप. और जो पीछे जो ग्राफ मिलता है उसका नाम है स्पेक्ट्रोग्राम. Okay, so again here, when a beam of continuous light is passed through a tube,
इन विच वेपर इज फिल्ड अप। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी हिसाब से हमें मिलेगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस फिलअप किया है। ओके, सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द हाइड्रोजन गैस, सो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिसोसिएट का मतलब है दो हाइड्रोजन एटम ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो दोनों मॉलिक्यूल अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके वो डिस्प्यूट हो जाएंगे। ओके, सो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। Okay, so the spectrum obtained consists of the large number of sharp lines. कुछ ब्राइट लाइन मिलती है, कुछ डार्क बैंड मिलते हैं, देखो ये कुछ नॉर्मल लाइंस हमें मिलती है। तो ये सब लाइंस क्लासिफाई हुए थे लाइमैन सीरीज, next is the Balmer series, third is the Paschen series, next is Brackett series, and last is P Fund series। हर एक का पर्टिकुलर एक रीजियन था। लाइमैन सीरीज का था यूवी अल्ट्रावायोलेट, बामर सीरीज उसका विजिबल था, और बाकी सबके इंफ्रारेड आईआर रीजियन थे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। स्टूडेंट्स, तो इसी हिसाब से हमें डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। अब बामर सीरीज के लिए फर्स्ट टाइम फाइंड आउट हुआ था 1885 में, तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती थी, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस का लाइन वेव नंबर, मतलब नंबर ऑफ लाइंस हमें इस फॉर्मूला से मिलती थी 109677 मल्टीप्लाइड बाय इनटू ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ n, और उसका यूनिट था सेंटीमीटर इनवर्स, वेर n इज एन इंटीजर 2 और ग्रेटर देन द 3, मतलब 3, 4, 5 एक्सेट्रा। फिर रिडबर्ग ने जनरल फॉर्मूला दिया न्यू बार, साइंटिस्ट ने दूसरा फॉर्मूला दिया रिडबर्ग ने, इट इज 109 अगेन 677 into bracket 1 by ni square minus 1 by nf square। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो 109677 ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, अब साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से फिर उन्होंने ni और nf दोनों यहां पे आइडेंटिफाई किया। देखो कैसे, तो ni उन्होंने फाइंड आउट किया, और nf, ni इज नोन एज सीरीज टर्म एंड nf इज अ लाइन टर्म। तो सीरीज टर्म का नंबर एज यूजुअल था 1, 2, 3, 4 एंड 5, और nf का था, अगर ये 1 है तो उसके बाद वाले नंबर से ये स्टार्ट होगा। थ्री है तो 4, 5, 6, 4 है देन 5, 6, 7, 5 है देन 6, 7 एंड 8। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमें NF मिलता है। नेक्स्ट, तो रिडबर्ग ने ये जो फॉर्मूला दिया था उसमें Ni और NF, तो Ni जो नंबर है, NF उसके बाद वाले नंबर से कैसे स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी मुझे ये सिखाना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
में Ni ऑलवेज लेस देन Nf होगा। तो वो कैसे? सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में Ni लेस देन Nf होता है। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए चलो सिंपल हम एक लेते हैं हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ओके, और ये है अपनी फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट उससे दूर होगी। अब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही होते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी लेवल्स तो होंगे ही। ये फाइंड आउट किया बोर साइंटिस्ट ने। तो स्टूडेंट्स ये कैसे? तो चलो, इलेक्ट्रॉन अभी हमें पता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, और वो कंटिन्यूअस इस पाथ पे वो कंटिन्यूअस वो रोटेट करता रहेगा, ओके। अब जैसे हमने नॉर्मल लाइट इज रेडिएट किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वो दूर जाएगा। तो वो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में, या तो फिर थर्ड ऑर्बिट में, या तो फिर फोर्थ ऑर्बिट में। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन न्यूक्लियस उसको अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है। उसका रीज़न है कि वो एक्साइटेड स्टेट में लॉन्ग टाइम वो नहीं रह पाएगा, ओके। तो जब वो रिटर्न आएगा तब उसमें से रेडिएशन निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, लाइमेन सीरीज में Ni इक्वल्स 1 है, तो Nf उसके बाद वाले नंबर से क्यों स्टार्ट होता था? तो ये है इसका रीज़न कि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, तो जैसे वो सेकंड में गया तो वो स्टेट में वो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, तो वहाँ से वो रिटर्न आएगा। तो जब वो रिटर्न आता है तो रिटर्न कौन से नंबर पे आता है? सो सपोज आंसर इज 1, तो वो रिटर्न फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो वो ऑलवेज लाइमेन सीरीज में वो एक लाइन देगा, ओके। तो वो जो एमिशन स्पेक्ट्रा है तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लाइंस मिलती हैं, फिर गैप मिलता है, फिर अगेन हमें लाइन मिलती है, फिर गैप मिलता है, फिर अगेन हमें लाइन मिलती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें कंटिन्यूअस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजियन पे हमें लाइंस मिलती रहती है। तो लाइमेन साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट सीरीज फाइंड आउट की थी, सो इसका नाम है लाइमेन सीरीज। वो लाइमेन साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी। उसमें Ni इक्वल्स 1 है और Nf इक्वल्स 2 से स्टार्ट होता है। तो इसका रीज़न ये है कि वो रिटर्न कौन से नंबर से आएगा। सपोज वो फर्स्ट नंबर पे आता है रिटर्न, तो रिटर्न आना उसका कौन से नंबर से स्टार्ट होगा? दैट इज सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ओके। तो जब वो सेकेंड से फर्स्ट पे आएगा तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेगा उसके लिए Nf इक्वल्स 2, Ni इक्वल्स 1। तो ये है अपनी फर्स्ट लाइन इन लाइमेन सीरीज। सिमिलरली अगर वो थर्ड से फर्स्ट पे आता है तो ये जो लाइन मिलेगी उसके लिए Nf इक्वल्स हम 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 से रिटर्न आ रही है, और रिटर्न कौन से नंबर पे आ रही है? 1। तो ये होगी सेकेंड लाइन इन लाइमेन सीरीज। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट पे आ रही है, सो Nf इक्वल्स 4 होगा और Ni इक्वल्स 1 होगा। तो ये होगी थर्ड लाइन। तो अल्ट्रावायोलेट तो फर्स्ट, तो वो सेकंड से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, फिफ्थ अप टू इन्फिनिटी हमें मिलता है। तो वो मिलेगा हमें अल्ट्रावायोलेट रीजियन में। सिमिलरली अगर हमने विजिबल लिया तो हमें पता है कि वो सेकंड पे रिटर्न आएगा, मतलब बामर सीरीज। तो सेकंड नंबर पे आना कब से स्टार्ट होगा? तो वो होगा थर्ड से फर्स्ट सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लेंगे Nf इक्वल्स 7। देखो कैसे, क्योंकि ब्रैकेट सीरीज के लिए हमें पता है Ni होगा 4,
तो NF कौन से नंबर से स्टार्ट होगा? तो देखो 5th से 4 फर्स्ट, 6 से 4 सेकेंड, 7 से 4 ये होगी अपनी थर्ड लाइन इन ब्रैकेट सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड लाइन हमें ऐसे मिलती है ब्रैकेट सीरीज में, NF इक्वल्स 7, NI इक्वल्स 4। ओके, तो हर एक सीरीज के लिए हमें लाइन नंबर हमें पता चल जाएगा। हमें पता है E इक्वल्स HC बाय लैम्बडा। ओके, इसका यूज आएगा, तो ये अभी माइंड में रखो। नेक्स्ट, हमें पता है कि सपोज ये E1 एनर्जी लेवल है, मतलब ऑर्बिट है, और ये E2 है, तो नॉर्मल जैसे फोटोन अप्लाई होता है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है h न्यू, तो इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। तो जब वो रिटर्न आता है तो उसमें से वही रेडिएशन बाहर निकलेंगे क्योंकि एनर्जी गैप सेम है। तो जब वो रिटर्न आता है स्टूडेंट्स, तब उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक सिंपल फॉर्मूला ले रहे हैं अभी, E इक्वल्स माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n स्क्वायर। ओके, और इसका यूनिट है जूल। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला अभी याद रखो, बॉर्स थियरी में ये फिर से मैं पूरा डिराइव करके दूंगा कि ये वैल्यू हमें कैसे मिलती है। ओके, अब हम E1 के लिए, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए लिखे तो फॉर्मूला होगा 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 इंटू ब्रैकेट 1/, चलो इसको हम I बोल देते हैं और इसको हम F बोल देते हैं, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। तो EI इक्वल्स यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, EI इक्वल्स माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/ni स्क्वायर, और EF के लिए फॉर्मूला बनेगा माइनस 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 1/nf स्क्वायर। दोनों का यूनिट होगा जूल। स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे डेल्टा ई एनर्जी गैप, और वो पता है हमें कितना, h न्यू जितना है, वो बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मूला में लिखते हैं। तो माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और जनरली हम एनर्जी डिफरेंस कैसे लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, so that 1/nf square minus minus plus 2.18 into 10⁻⁻18 1/ni square, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है डेल्टा E इक्वल्स EF माइनस EI, और EF की वैल्यू ज़्यादा है, सो बिगर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कॉमन निकल रहा है, तो इंटू ब्रैकेट आएगा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। सो दिस इज अवर डेल्टा E। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर पाएंगे, इसको मैं 1 नंबर देता हूं। नेक्स्ट, अभी मैंने सिखाया था कि ये जो डेल्टा E है वो होगा h न्यू। So h nu equals 2.18 into 10⁻⁻18 1/ni square minus 1/nf square. H nu is a multiplication of Planck's constant and the frequency, and that is energy of photon, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब भी पास देते तो वो एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करेगा। ओके, दैट्स वाई। सो अगर हम न्यू को सब्जेक्ट बनाए तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय Planck's constant. We know that its value 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34। अब ये था जूल और ये है जूल इंटू सेकेंड, 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। स्टूडेंट्स, डिवीजन से हमें वैल्यू मिलती है यहाँ पे 3.29 इंटू 10⁻15
इंटू ब्रैकेट 1/ni² माइनस 1/nf², और यूनिट होगा जूल जूल कट और होगा पर सेकेंड, दैट इज सेकेंड इनवर्स. सो इट्स हर्ट्ज, हमें पता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ अपना सेकेंड फॉर्मूला. ये एनर्जी डिफरेंस का फर्स्ट फॉर्मूला और ये है फ्रीक्वेंसी का सेकेंड फॉर्मूला. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता है. फ्रीक्वेंसी मीन्स c बाय लैम्बडा, दैट इज 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 इंटू ब्रैकेट 1/ni² माइनस 1/nf². ओके, तो अगर हम स्टूडेंट्स 1/λ लिखे, मतलब c हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये था अपना सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ni² माइनस 1/nf². तो डिवीजन से हमें मिलेगा 1.0967 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, और यूनिट होगा इसका मीटर इनवर्स. देखो सेकेंड इनवर्स कट इंटू ब्रैकेट में ये वैल्यू तो पहले से हम कांस्टेंट ले रहे हैं 1/ni² माइनस 1/nf², तो ये मिलेगा हमें मीटर इनवर्स. तो 1/λ इज नोन एज वेव नंबर. तो स्टूडेंट्स, ये हुआ अपना फॉर्मूला नंबर 3. एंड लास्ट फॉर्मूला, लैम्बडा इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर. ये है फॉर्मूला नंबर 4. तो स्टूडेंट्स, अभी मैं यहां पे आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूं, प्रैक्टिस कंप्लीट करो. सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज. सो स्टूडेंट्स, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज में क्या होगा, देखो. तो हमें पता है कि बामर सीरीज मतलब ni = और nf = 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. तो इसके लिए वैल्यूज कौन कौन सी है, तो हमें पता है 3, 4, 5 अप टू. तो थर्ड लाइन मतलब फर्स्ट लाइन के लिए 3, सेकेंड लाइन के लिए 4, थर्ड लाइन के लिए ये होगा 5. सो स्टूडेंट्स, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो उसके लिए ni = और nf = 5 होगा. तो अब इसके लिए आपको कौन क्या क्या फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, एनर्जी डिफरेंस. सेकेंड, फ्रीक्वेंसी. थर्ड इज वेव नंबर, एंड फोर्थ इज वेवलेंथ. ओके, तो डेल्टा ई, न्यू बार एंड लैम्बडा, तो ये चारों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, फॉर्मूला तो सेम हर एक का मैंने अभी डिराइव किया, तो उस हिसाब से आपको लिख देना है. फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ. डेल्टा ई = 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू ब्रैकेट 1/ni² माइनस 1/nf² जूल. सेकेंड है फ्रीक्वेंसी का 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf², और इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स. थर्ड इज वेव नंबर, न्यू बार. तो न्यू बार इक्वल्स 1.0967 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 इंटू ब्रैकेट 1/ni²
माइनस 1/n/f², और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स. एंड लास्ट एंड फाइनल, वेवलेंथ लैम्बडा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ न्यू बार. तो स्टूडेंट्स सिंपल ni और nf की वैल्यू लिख दो तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे इससे. तो ये है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेकेंड लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज. थर्ड इज फोर्थ लाइन of fund series. P is silent. Next is first line of Paschen series. And last is second line of bracket series. ओके, तो सेकेंड लाइन, फोर्थ लाइन, फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन अगेन. एक और क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, देख. रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज and that of second line of Paschen series. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना 6 क्वेश्चन है. तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय.